हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक जो कि है कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चल शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जितना भी हो सके सपोर्ट करें। इस आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे कंटेंट को और बनाए रखें अपने चैनल पे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द स्लोप ऑफ ई लॉग कर्व ऑफ फॉर ए सॉइल मास गिव्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो सीसी होता है, जो हमारा सीसी होता है वो रेशियो किसका होता है? डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा वन बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। ठीक है, तो ये इसका रेशियो होता है और ये जो है ये ग्राफ का स्लोप है जो कि बनता है हमारा डेल्टा ई और लॉग के बीच में। डेल्टा ई और लॉग के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप है ये। तो उसके स्लोप से कौन सा कंप्रेशन इंडेक्स फाइंड किया जाता है? कंप्रेशन इंडेक्स फाइंड किया जाता है तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें कि द कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल हैपेंस ड्यू टू चेंज इन टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस की वजह से नहीं होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस के चेंज की वजह से कंसोलिडेशन देखते हैं, क्योंकि उसमें पोर वाटर भी तो निकलता है। तो अगर वाटर है तो वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस देखेंगे। तो ये पहला गलत है हमारा। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हेन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म इन सैंड fine sand below the water table, then dilation correction is applied after the overburden correction। सही बात है, पहले overburden correction लगाते हैं फिर dilation लगाते हैं, तो ये सही है। अगला है over consolidated clay will have predominantly cohesive strength as compared to frictional strength। तो ये भी सही बात है कि क्लेज में जो होगा पहले कोहेसिव स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा अच्छा होता है ना कि फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ। सैंड के केस में हम ज़्यादा फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ को देखते हैं क्योंकि उनके केस में कोहेजन होता नहीं है, तो ये भी सही है। चौथा हम पढ़ते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर। तो सही बात है, कॉम्पैक्शन जो होता है सॉइल का वो बेसिकली एयर के एक्सपल्सन के कारण होता है, वाटर के एक्सपल्सन के कारण नहीं। तो ये गलत है हमारा। तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला और चौथा। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि एट अ रिक्लेमेशन साइट फॉर विच द सॉइल स्ट्रेटा इज सोन इन द फिगर। ओके, ये हमारा सॉइल स्ट्रेटा दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 3 मीटर थिक लेयर ऑफ फिल मटेरियल इज टू बी लेड इंस्टेंटेनियसली ऑन टॉप सरफेस इफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एम वी की वैल्यू हमें दी है। तो एम वी की वैल्यू हमें क्या दी है? 2.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है द कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ फिल मटेरियल विल बी। तो जब हम फिल मटेरियल यहाँ रख देंगे उसके बाद जो कंसोलिडेशन होगा वो कितना होगा? तो हमें पता है कि कंसोलिडेशन अगर एम वी का केस हो उस केस में हम ये लेते हैं एच नॉट एम वी डेल्टा सिग्मा। ठीक है, तो डेल्टा सिग्मा स्ट्रेस में कितना चेंज आएगा अगर फिल मटेरियल नहीं रखा गया था और रख दिया गया है तो कितना आएगा? स्ट्रेस में जो चेंज आएगा वो होगा 21 × 3। ये 3 मीटर हाइट थी इसकी, 21 इसका गामा बल्क, तो ये कितना हो जाएगा? 63 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद अब 10 मीटर का ये डेप्थ है, तो एच नॉट हमको इनिशियल मिल गया कितना? 10 मीटर, और एम वी की वैल्यू हमें पता है। सब तीनों को पुट कर देंगे तो देखते हैं कितना आंसर आता है। इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 इंटू 63। तो इसे जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 0.1386 मीटर। तो इसे अगर एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 138.6 एमएम आ रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या है हमारा? बी। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द ई लॉग पी ग्राफ सोन इन द फिगर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो जो इस टाइप का ग्राफ होगा अगर ई लॉग पी का,
तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जब ऐसा कर्व बनाता है, ये जब हमें ऐसा कर्व बनाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर अ लेबोरेटरी सैंपल। सिग्मा नॉट की वैल्यू दी है हमें, ई नॉट की वैल्यू दी है, और सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट की वैल्यू दी है, और ई की वैल्यू दी है इनिशियल, ई डैश की वैल्यू दी है और ई की वैल्यू दी है। इफ द थिकनेस ऑफ क्ले स्पेसिमेन इज 25 mm, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज। तो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हमें एमवी की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, एमवी की वैल्यू पूछ रहा है और ये सारी चीज़ें उसने दी हैं। तो आप दो फार्मूले होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है प्राइमरी सेटलमेंट के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक होता है एच नॉट इज इक्वल्स टू एम वी, सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम वी एच नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार, और एक होता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट डेल्टा ई अपॉन 1 + ई। ठीक है, तो ये दो फार्मूले होते हैं। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें, क्योंकि दोनों तो डेल्टा एच के बराबर ही हैं, तो दोनों को अगर इक्वल कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी एच नॉट डेल्टा सिग्मा बार इज इक्वल्स टू एच नॉट डेल्टा ई अपॉन 1 + ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेल्टा ई हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 0.2, और ई इनिशियल क्या था 1.1। ठीक है, उसके बाद एच नॉट से एच नॉट तो कट जाएगा, उसके बाद डेल्टा सिग्मा बार निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा 125, यानी कि एम वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 1 + 1.1 इंटू 1/125। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 7.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन आती है। तो यहाँ पे 7.2 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रिजल्ट ऑफ ए ओवर कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन अ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल एट अ डेप्थ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल आर एज फॉलोज। सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया है हमें, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर दिया है, उसके बाद कह रहा है द वाटर टेबल वाज इनकाउंटर्ड एट ग्राउंड लेवल assuming the unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube, the over consolidation ratio is। तो जैसा कि हमें पता है कि ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो होता है वो होता है जितना भी कंसोलिडेशन प्रेशर था पास्ट में अपॉन जितना भी कंसोलिडेशन प्रेशर उस सॉइल पे है प्रेजेंट में। तो पास्ट अपॉन प्रेजेंट याद रखिए आप इसे। तो प्री कितना था यानी पहले कितना था 90 kPa। ओके, बाद में कितना हो जाएगा, अगर सैचुरेटेड है और वाटर भी है उसमें, ग्राउंड लेवल ग्राउंड पे ही वाटर है और 10 मीटर डेप्थ है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस उसका कितना हो जाएगा, मतलब कितना लोड लगेगा उस पर। तो 16 - 10 इंटू 10, ये 60 kPa का लोड लगेगा उस पर। तो कितना रेशियो आएगा ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आपको 1.5 आता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज 0.55 एट ए इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 140 kPa। यानी कि जब एक इफेक्टिव स्ट्रेस जब 140 kPa था, तब इस पॉइंट पे वॉइड रेशियो जो था सॉइल का वो कितना था 0.55। अब ये कह रहा है कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0.25। द ऑर्डर In order to reduce the void ratio to 0.4 and increase in magnitude of effective normal stress कितना होना चाहिए, मतलब अगर सॉइल का कंप्रेशन इंडेक्स हमें दिया है यानी कि सीसी की वैल्यू दी है हमें 0.25, और ये कह रहा है कि अगर जो इफेक्टिव नहीं जो हमारा वॉइड रेशियो है जो ई की वैल्यू है उसको 0.4 तक रिड्यूस करना है, यानी 0.5 से 0.4 तक रिड्यूस करना है, तो जो सीसी की जो हमें एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड जो लगाना पड़ेगा स्ट्रेस का वो कितना होगा। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं सीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेल्टा ई, जो कि होता है इनिशियल माइनस बाद में हमें जितना चाहिए, यानी कि इनिशियल की वैल्यू कितनी है 0.55, बाद में कितना हो जाएगा 0.4। अब लॉग सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा नॉट, यानी कि इनिशियल जो है हमारा 140 और बाद में हमें कितना और लगाना है उस पर, और सीसी की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.25। तो इस पूरे से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको कैलकुलेट करने के बाद, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे इसे सिग्मा 1, तो मतलब जो बाद का स्ट्रेस होगा, तो बाद वाला जो स्ट्रेस आपका आएगा वो 557.35 आएगा केपीए। ओके, तो ये बाद का स्ट्रेस है और ये पहले का स्ट्रेस है, तो इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज के लिए -140 कर दीजिएगा आप, तो ये 417 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 417। ठीक है, तो 417.35 ये आंसर हो जाएगा। इसे हम लिख देंगे और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द कॉम्प्रेशन कर्व वॉइड रेशियो E वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा V for a certain clay soil is a straight line in a semi-logarithmic plot and it passes through points E 1.2, sigma V 50, E 0.6, sigma V 800. The compression index up to 2 decimal place of soil is। तो यहाँ हमसे सीसी की वैल्यू सीधे पूछ रहा है, जो कि हमें पता है डेल्टा ई अपॉन क्या होता है, लॉग डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट। ठीक है, ये होता है। तो पहले तो हमें ई का चेंज पता करना होगा, तो ई का चेंज कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई लॉग सिग्मा वी कितना दिया हमें बाद का 800 और पहले कितना था 50। तो इस पूरे का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है वो आती है 0.498। तो इसे आप 0.49 मान सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू हमारी 0.49 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द कंसोलिडेशन इन सॉइल्स, द कंसोलिडेशन इन सॉइल्स जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। हाँ, ये सही बात है, कंसोलिडेशन जो होता है वो इफेक्टिव स्ट्रेस का ही फंक्शन है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस से ही वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द फिगर शोज द ज्योमेट्री ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग। तो पहला जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि मतलब ये बिल्डिंग का फाउंडेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, फुटिंग दिया हुआ है, और ये फुटिंग पे जो लोड लग रहा है वो है 40 kPa का। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि क्ले में जो 6 मीटर का क्ले लेयर दिया हुआ है इसमें कितना ज़्यादा सेटलमेंट होगा, कंसोलिडेशन सेटलमेंट, अगर सॉइल की कंडीशन ये दी हुई हैं तो। ठीक है, तो हमें पता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट सी सी अपॉन 1 + ई नॉट लॉग सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट। ठीक है, तो इनिशियली सॉइल पे कितना लोड पड़ रहा होगा सिर्फ सॉइल वगैरह के कारण। ठीक है, तो ऊपर ये गामा बल के कारण 1 मीटर यानी कि 18 प्लस, हम भी कभी भी जब सेटलमेंट देखना होता है तो जो भी लेयर दिया रहता है उसके हाफ में देखते हैं, तो ये 3 मीटर हुआ। और गामा सैचुरेटेड है, अगर वाटर है यहाँ पे तो फिर इफेक्टिव लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस वाटर को अगर 10 मान लेते हैं इंटू 3, कितना हो जाएगा 30 + 18, यानी कि ये 48 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, एच नॉट की वैल्यू हमें दी है 6 मीटर, 6 मीटर का लेयर दिया है, इंटू सी सी की वैल्यू दी है 0.08, और ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है 0.4, इंटू लॉग ये वैल्यू हमें आई है 48 प्लस ये 40 दिया हुआ है बिल्डिंग का लोड और 48। जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आती है 0.0990 मीटर्स। तो इसे जब आप एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 89 नियर अप्रॉक्स 89 एमएम मान सकते हैं इसे आप। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब यहाँ पे हमसे ये कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, इफ इलास्टिक मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द क्ले लेयर आर, इलास्टिक मॉडुलस ES की वैल्यू दे दिया, पॉइजन रेशियो की वैल्यू दे दिया और इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि इलास्टिक सेटलमेंट कितना होगा। तो इलास्टिक सेटलमेंट जो होता है, इलास्टिक सेटलमेंट उसका फॉर्मूला होता है हमारा क्यू बी इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू आई एफ इन्फ्लुएंस फैक्टर अपॉन ES। ठीक है, तो इस पूरे में आप वैल्यू रख सकते हैं सीधे सीधे। तो क्यू यहाँ पे क्या होता है, क्यू होता है ओवरबर्डन लोड, मतलब जो ऊपर से लोड लग रहा है, सरचार्ज। तो सरचार्ज की वैल्यू कितनी दी थी, 40 kPa। तो 40 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है, 1.2। यहाँ पे बी की वैल्यू 1.2 दी है, इंटू 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर 1.75 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻³ तो इस पूरे का जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.41 mm आ जाएगा। ये मीटर में है तो इसे आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को, तब ये mm में होके इतना आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, द एवरेज इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर ऑन 10 मीटर थिक होमोजेनस सैचुरेटेड क्ले इज 150 kPa। ओके, एवरेज इफेक्टिव प्रेशर जो है 10 मीटर क्ले पे कितना है, 150 kPa। कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम क्ले showed that void ratio decreased from 0.6 to 0.5 and by increasing the stress intensity from 100 kPa to 300 kPa। तो void ratio जो है 0.6 से 0.5 गया जब स्ट्रेस इंटेंसिटी को 100 से 300 पहुंचाया गया था। तो इससे हम सीसी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.6 माइनस 0.5 अपॉन लॉग ऑफ 300/100। ठीक है, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.209। ठीक है, अब हमें सीसी की वैल्यू पता है और 100 पे 0.6 थी, तो 150 पे कितनी होगी ई की वैल्यू, वो हमें निकालना है। तो 0.6 माइनस जो हमें वैल्यू निकालनी है ई नॉट अपॉन लॉग 150/100। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.563। तो ये हमारा बी जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, the total consolidation settlement of clay layer due to the construction of a structure imposing an additional stress intensity of 200 kPa is। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना हुआ होगा अगर एडिशनल इतना लोड उस पर आ रहा है। तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट के लिए कितना होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू H0 cc अपॉन 1 प्लस ई नॉट, जो ई नॉट हमने यहाँ निकाला है, इनटू लॉग पहले जितना लोड था प्लस एक्स्ट्रा जितना लोड लगा अपॉन पहले जितना लोड था। ठीक है, तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, एच नॉट की वैल्यू हमें पता है 10 दी हुई है, 10 मीटर यहाँ पे। सीसी की वैल्यू हमने निकाली थी 0.209 जो कि यहाँ पे मैंने निकाला था। उसके बाद ई नॉट की वैल्यू 0.563। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको आती है 0.492। ठीक है, तो ये जो 0.492 मीटर आ रही है, ये डी ऑप्शन जो होगा हमारा सबसे क्लोजेस्ट है, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये कह रहा है, तो ग्राउंड कंडीशन ऑफ साइट दिया हुआ था जो फिगर में हमें दिया हुआ है कि ओरिजिनली वाटर टेबल 5 मीटर पे था, फिर वाटर निकालने के कारण कुछ सालों बाद वाटर टेबल जो होगा वो 15 मीटर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सैंड एबव वाटर दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले बिलो द वाटर टेबल 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर, उसके बाद मेगा न्यूटन। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट डेप्थ ऑफ क्ले लेयर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर, यानी मिड पे हमें कितना चेंज मिलेगा।
तो बिफोर अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो 5 इंटू 18, ऊपर का 5 इंटू 18 और ये पानी के कारण 20 माइनस 10 इंटू 15 प्लस 2.5 इंटू 20 माइनस 10, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 265। सिमिलरली अगर इसका भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आफ्टर यानी कि जब पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इतना आ रहा है। उसके बाद चेंज हमारा कितना आ जाएगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो ये 80 जो ऑप्शन सी होगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट इज द कंप्रेशन ऑफ क्ले लेयर इन एमएम ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। ठीक है, तो अगर हमें एमवी की वैल्यू दी है तो हमें जो चेंज निकालना है कंप्रेशन का, वो उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एच नॉट एम वी डेल्टा सिग्मा बार। डेल्टा सिग्मा हमने कितना निकाला था 80, एच नॉट की वैल्यू हमें पता है जो कि है कितनी 5 मीटर, और एम वी 2.25 दिया है, 0.25 ये मीटर स्क्वायर पर मेगा न्यूटन है। ठीक है, तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये 100 mm की वैल्यू आती है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कह रहा था क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले जो कि पिछले क्वेश्चन में आई थी, यानी क्ले का जो गामा था या फिर जो भी प्रॉपर्टीज थी वो पिछले क्वेश्चन का यूज़ करना है। और ये कह रहा है कि उस पर एक स्क्वायर फुटिंग बिठाई जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोड को 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल पे। ठीक है, फ्रॉम द एज ऑफ इट्स फुटिंग, यानी कि एज से, इन दोनों जहाँ मैंने डॉट्स बनाए हैं वहाँ से। उसके बाद ये कह रहा है कि गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब ये कह रहा है कि मतलब क्ले के मिड पे कितना या फिर टोटल जो है ये कितना सेटलमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्ले के मिड पे पहले तो हम लोग वो निकालेंगे कि स्ट्रेस कितना पड़ रहा है इस फुटिंग के कारण। ये जो फुटिंग है स्क्वायर फुटिंग, इसके कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन बी प्लस टू एन जेड। एन जो होता है वो स्लोप होता है 1:2 वर्टिकल वाला, और एल प्लस टू एन जेड। तो एल और बी तो दिया हुआ है हमें, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। लोड भी हमें 200 किलो न्यूटन दिया है, तो यह हमें 16.32 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो फुटिंग था उसके कारण है स्ट्रेस, और जो सिर्फ सॉइल के कारण स्ट्रेस है वो निकालेंगे हम। तो 18 इंटू ये ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड के ऊपर था। ठीक है, तो 18 माइनस 10 इंटू 2, और नीचे के लिए हाफ लेते हैं क्योंकि मिड से हमें देखना होता है स्ट्रेस। तो 20 माइनस 10 इंटू 0.5, तो ये 21 किलो न्यूटन आ जाएगा। और एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, एच नॉट सी सी 1 प्लस ई नॉट लॉग 21 प्लस, यानी कि जो इनिशियल था अपॉन जो लोड आया प्लस अपॉन इनिशियल। ठीक है, तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.06175 मीटर आता है, जो कि 61.75 mm के बराबर होगा। तो ये बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड सिल्ट क्ले ऑफ 1 मीटर थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन अंडर प्रेशर और इंक्रीमेंट ऑफ 20 kPa। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर, जी की वैल्यू दी है हमें, जी की वैल्यू दी है 2.7, वाटर कंटेंट की वैल्यू दी है 0.45, सीसी की वैल्यू दी है हमें 0.45। ठीक है, उसके बाद फिर इफेक्टिव स्ट्रेस इनिशियल जो दिया है वो दिया है 100 kPa का। उसके बाद अज्यूम करने के लिए कह रहा है तरजागी थ्योरी, और ये बताने के लिए कह रहा है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगा, यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा 1 बार अपॉन सिग्मा नॉट। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ई कैलकुलेट कर लें, सैचुरेटेड सॉइल है तो एस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी जब लगाएंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 0.45 इंटू क्या हो जाएगा ये 2.7, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.215, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ई की। अब ई की वैल्यू पता चल गई हमें, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.45 इंटू एच नॉट की वैल्यू थी 1 इंटू 10⁻³ है, क्योंकि ये पूरा मीटर में आएगा तो इससे पहले एमएम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और 1 प्लस 1.215 लॉग 100 प्लस
20 का एक्स्ट्रा प्रेशर आया था यहाँ पे देखिए, और अपॉन इनिशियल जो था 100। इस पूरे का जब आप कैलकुलेट करेंगे इस वाले कैलकुलेशन को, तो ये आपको 16 mm देता है डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, तो ये 16 mm डी जो ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि ए वाटर टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सॉइल डिपॉजिट सोन इन द फिगर बिलो। अ सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर 3 मीटर एंड डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज 1 मीटर हैज़ बीन डिजाइन टू सपोर्ट द टैंक। यानी कि जो सर्कुलर फुटिंग हम डाल रहे हैं सॉइल में, वो उसकी डायमीटर 3 मीटर है और वो 1 मीटर तक डेप्थ तक सॉइल में गड़ा हुआ है, मतलब सॉइल के अंदर यहाँ तक 1 मीटर तक वो है। ये 1 मीटर है, ठीक है, ये 1 मीटर है। उसके बाद ये कह रहा है हमसे कि द वो टोटल वर्टिकल लोड टेकन बाय द फुटिंग इज 1500 किलो न्यूटन। तो उस फुटिंग पे जो सर्कुलर फुटिंग दिया हुआ है उस फुटिंग पे जो लोड लग रहा है वो है 1500 किलो न्यूटन। उसके बाद हमसे ये कह रहा है अज्यूम द यूनिट वेट assume the unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube and total dispersion pattern is 2 vertical to 1 horizontal. The expected settlement of tank due to primary consolidation of clay layer is कितना mm? तो ये सेम ही क्वेश्चन है जैसा हमने एक क्वेश्चन छोड़ के पहले किया था। पहले हम डेल्टा सिग्मा निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू अपॉन एरिया पाई डी स्क्वायर लगाएंगे हम, और 2 NZ, एन की वैल्यू 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल दी है तो ये 1/2 हो जाएगा, और z की वैल्यू दी है यहाँ से, ये 1 ऊपर डेप्थ में था तो इसके कॉर्नर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा सेंटर तक, 5 + 6 + 1 ये 12 हो जाएगा। तो इससे हमें डेल्टा सिग्मा की वैल्यू जो आती है 8.488 आती है, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ सॉइल का कितना इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो निकाल लेंगे। तो वो बहुत इजी है, इसके मिड तक आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, क्ले के मिड तक। तो आप इजीली निकाल सकते हैं 2 × 15, और ये गामा सबमर्ज इंटू इन दोनों के डेप्थ 6 और 2, ठीक है। तो ये 118 आ जाता है। अब एच नॉट का फॉर्मूला लगा देना है जो कि होता है डेल्टा एच का फॉर्मूला H0 CC अपॉन 1 + A0 लॉग सिग्मा, जो पहले था सॉइल के कारण, अपॉन जो एक्स्ट्रा आया फुटिंग के कारण, अपॉन सॉइल के कारण। तो ये टोटल 53.23 mm का हमें डेप्थ देखने को मिलता है, मतलब हमें उसमें सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 53.23 mm इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है एन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल वाज टेकन फ्रॉम मिडिल ऑफ क्ले लेयर दैट इज 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल एज सोन इन द फिगर। ओके, तो यहाँ पे जो क्ले लेयर है, मतलब इसके 1.5 यानी कि 0.5 यानी कि हाफ पे 0.5 मीटर, इस पे हम लोग को, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को निकालना क्या होगा, हमें सब कुछ दिया है, नेचुरल वाटर कंटेंट, कंप्रेशन इंडेक्स, डिकम्प्रेशन इंडेक्स, जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू और डब्ल्यू एन की वैल्यू हमें पता है अगर, तो हम इससे वो निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, ई की वैल्यू। ई की वैल्यू हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो जो ई की वैल्यू क्या होगा, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है। तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.25 इंटू 2.7, क्योंकि एस की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.675। तो ई की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम गामा सैचुरेटेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो गामा सैचुरेटेड जो होता है वो होता है जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। तो जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो 20.15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आता है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ क्ले हमें कितना लोड लग रहा है वो निकालना होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ क्ले पे पहले तो 1 मीटर सैंड का है, तो सैंड का हमें बल्क दिया हुआ है 17, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, 17 प्लस 0.5 इंटू गामा सबमर्ज्ड होगा, तो 20.15 माइनस 10। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 22.075 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, ये स्ट्रेस इसके सेंटर पे अभी। अब जब लोड उस पर लगा दिया गया है, लोड जो लगाया गया है हमारा
2.5 मीटर हाइट का और 20 किलो न्यूटन इतने पे, ठीक है। तो वो टोटल जो लोड होगा क्यू की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि 20 का लोड था और 2.5 मीटर से लगाया गया है, पर मीटर क्यूब पे था, ठीक है। तो 20 इंटू 2.5, ये वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। तो 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका स्ट्रेस हो जाएगा हमारा, ओके, क्योंकि 1:1 का चेंज था। तो ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जो सॉइल का पहले लग रहा था प्लस एक्स्ट्रा जो उस पर आया, तो दोनों का सम करेंगे तो ये 72.075 हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें सेटलमेंट, अल्टीमेट जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है उसका फार्मूला लिखना है। तो उसका सेटलमेंट का फार्मूला होता है एच, यानी कि एच नॉट जो है वो सॉइल का अप इंटू सी आर अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 बेस पे सिग्मा डैश सी, यानी कि ये क्ले का है, ये जो पहले वाला था क्ले वाला पार्ट उसका है, ठीक है। तो सिग्मा सी अपॉन सिग्मा डैश नॉट रिकॉन्सोलिडेशन ऑन क्ले, ठीक है, ये सिग्मा सी डैश प्लस अब एच सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 बेस सिग्मा डैश एफ अपॉन सिग्मा डैश सी। तो इस पूरे वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे पुट करके, तो इसकी वैल्यू जो आपको आती है 36.77 mm आएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसका आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा कितना 36.77 mm, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता क्या है सी वी, जिसकी फॉर्मूला होती है के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है ये हमें बेसिकली ये बताता है कि कितने ड्यूरेशन में कोई सॉइल कंसोलिडेट कर जाएगी, ठीक है, उसी का रिलेशन शो करता है। तो ए जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए रूट टाइम मेथड में जो होता है वो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए यूज़ करने निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग फाउंडेड ऑन ए क्लेई सॉइल वाज कंप्लीटेड इन जनवरी 2010। जनवरी 2010 में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था। इन जनवरी 2014 यानी कि करीब 4 साल बाद एवरेज कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन द क्ले वाज रिकॉर्डेड एज 10 mm, यानी कि जो सेटलमेंट यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू रिकॉर्ड की गई थी वो कितना था 10 mm। द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट वाज एस्टिमेटेड इन डिज़ाइन इज एज 40 mm। तो मतलब जो अल्टीमेट मैक्सिमम डेल्टा एच जो मैक्सिमम हो सकता था, जो भी सेटलमेंट हो सकता था वो हो सकता था 40 mm के अबाउट, ठीक है। तो कंसिडरिंग डबल ड्रेनेज अकर एट द क्लेई सॉइल साइट द एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन जनवरी 2019 कितना होगा। तो यहाँ पे अगर ड्रेनेज जो भी वो सॉइल लेयर पे है उस पे अगर ड्रेनेज दो डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि डी जो है वो क्या हो जाएगा h/2, यानी इसका जो भी हाइट होगा इसका h/2 लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से ड्रेनेज हो रहा है, ऊपर से भी निकल सकता है पानी और नीचे से भी निकल सकता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जनवरी 2019 में कितना सेटलमेंट हो जाएगा। पहले तो इसमें हमें यू निकालना होगा इसका कि कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हुआ उसमें। तो यू का एक फार्मूला होता है डेल्टा एच अपॉन कैपिटल डेल्टा एच इंटू 100, ठीक है। जितना सेटलमेंट हुआ, जितना मैक्स हो सकता था इंटू 100, 10 हुआ 40 हो सकता था इंटू 100, तो कितना सेटलमेंट हुआ 25%।
तो 25% के लिए फॉर्मूला क्या होता है टीवी का? टीवी का फॉर्मूला होता है 25% के लिए π/4 इंटू यू स्क्वायर, और u जो होता है यहाँ पे हम परसेंटेज में रखते हैं, यानी कि 25/100 0.25। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आती है 0.0491। ये इतनी वैल्यू आ जाएगी हमें किसकी? टीवी की। अब टीवी की ये वैल्यू आ गई हमें 10 वाले सेटलमेंट पे, जब टाइम कितना था? 4 साल। अब टीवी तो सेम रहने वाला है और सीवी भी सेम रहने वाला है, मतलब CV/D² जो है ये तो कांस्टेंट है और टीवी भी सेम रहने वाला है, ठीक है। सॉरी, टीवी सेम नहीं रहेगा क्योंकि कंसोलिडेशन अगर चेंज होता है तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन CV/D² जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना, यानी कि TV1, अगर इसे हम 1 कह देते हैं तो TV1 जो है वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि a मान लेते हैं इस कांस्टेंट को, a इंटू T1, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? TV2 इज इक्वल्स टू a इंटू T2। तो T1 की वैल्यू हमें पता है, T1 की वैल्यू कितनी है? 4 साल, ठीक है। 4 साल थी T1 की वैल्यू, और TV1 भी हमें पता है, तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं उससे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.04191 अपॉन 4, ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो अब पुट करते हैं, TV2 इज इक्वल्स टू a अपॉन a, सॉरी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.0491 अपॉन 4 इंटू, अब जो T2 की वैल्यू है, मतलब कितने साल बाद हमको चेक करना था, ठीक है। तो T2 की वैल्यू हमें कितने साल बाद चेक करना है? अब हमें 9 साल बाद चेक करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे का जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आती है 0.11044। अब TV2 की वैल्यू आ गई। अब सेम फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करेंगे u को, यानी कि TV2 इज इक्वल्स टू π/4 इंटू U2²। तो यहाँ से हमें U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको 37.2% आता है। अब 37.2% आ गया। अब ये 37.2% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मतलब कितना सेटलमेंट 2 में हुआ अपॉन टोटल सेटलमेंट इंटू 100। तो इस पूरे को आप कैलकुलेट करके देखोगे अगर, तो आपको वैल्यू जो आती है 14.98 आती है, जो कि अप्रॉक्स 15 mm के बराबर होती है, ठीक है। तो 15 mm जो होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 15 mm हम इसमें लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, तरजागी का जो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी था अज्यूम करता है क्या? तो जो तरजागिस का वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी था वो ये अज्यूम करता था कि E वर्सेस लॉग P का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। ये तो कोई ग्राफ ही नहीं होता है, ये भी नहीं होता। ये जो B वाला ग्राफ है, B वाला, ये लीनियर होता है। तो B ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो B ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, सैंड ड्रेन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द सेटलमेंट, एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन, इंक्रीज द परमेबिलिटी और ट्रांसफर द लोड। तो सैंड ड्रेन उसी लिए यूज़ किया जाता है कि उसका जो कंसोलिडेशन वो एक्सेलरेट हो जाए, क्योंकि अगर हर साल कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होता रहेगा तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में, ठीक है। तो अगर सैंड पे लोड डालने के बाद वो जल्दी कंसोलिडेट अगर हो जाता है तो फ्यूचर के लिए वो सेफ हो जाता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, द टाइम फॉर क्ले टू अचीव 90% कंसोलिडेशन इज 15 years and the time required to achieve 90% consolidation if the layer were twice as thick, 3 times more permeable and 4 times more compressible would be। तो यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि अगर सेम कंसोलिडेशन जो कि 90% कंसोलिडेशन क्ले में अचीव करने के लिए 15 ईयर्स लगते हैं, तो क्या टाइम लगेगा उसी कंसोलिडेशन को
अचीव करने में जब लेयर ट्वाइस मोटा हो जाएगा, 3 टाइम ज़्यादा परमेबल हो जाएगा, 4 टाइम ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टीवी तो सेम ही रहने वाला है, इन सब चीज़ों में चेंज आ रहा है, यानी कि टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एम वी गामा डब्लू अपॉन के, इसी में तो चेंज आ रहा है। तो T1 जो था हमारा वो था कितना 15 ईयर्स, ठीक है। T2 हमें पता नहीं, और 4 टाइम ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाता है, उसके बाद 2 टाइम ज़्यादा थिक हो जाता है, यानी डी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा ये 4, और गामा डब्ल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कट जाएगा ऐसे ही, और 3 टाइम ज़्यादा परमेबल हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 3/16 T2 इज इक्वल्स टू 15। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 साल आ रहा है, यानी 80 ईयर्स आ रहा है। सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द टाइम फॉर क्ले लेयर टू अचीव 85% कंसोलिडेशन इज 10 ईयर्स। इफ द क्ले लेयर वाज हाफ एज थिक, 10 टाइम्स मोर परमिएबल, 4 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल, द टाइम वुड बी अचीव सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। सेम क्वेश्चन है, टी इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, एम वी डी स्क्वायर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन के। तो अभी क्या है केस, कितना है ये 10 ईयर्स इज इक्वल्स टू ये है जो भी है हमारा एम वी डी स्क्वायर गामा डब्ल्यू अपॉन के। अब हमसे ये कह रहा है डिवाइडेड बाई T2 अपॉन डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स ज़्यादा वो कंप्रेसिबल हो जाए, 4 टाइम्स, यानी 4 एम वी इंटू कितने टाइम वो हो जाए, हाफ हो जाए थिकनेस उसका, यानी कि डी स्क्वायर बाई 4 इंटू परमेबल कितने टाइम हो जाए वो 10 टाइम्स, 10 इंटू के इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर एम वी के इंटू के। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 4 से 4 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 T2। तो T2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 ईयर। तो आप ये T2 उधर चला जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 साल। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अ डबल ड्रेनिंग क्ले लेयर 6 मीटर थिक था, ठीक है, और सेटल करता था 30 mm 3 साल में, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन लोड, कोई लोड लगता होगा जिसके कारण वो 3 mm 3 साल में सेटल किया। फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो था वो 120 mm था। इफ अ थिन लेयर ऑफ सैंड having negligible thickness is introduced at a depth 1.5 meter below the top surface, the final consolidation settlement of clay will be। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे सैंड आ जाता है तो ये भी परमिएबल पार्ट हो जाएगा इसका, यहाँ से भी वाटर बाहर जा सकता है। तो यानी कि वाटर फिर कितना यहाँ से भी बाहर जा सकता है, यहाँ से भी बाहर जा सकता है, यहाँ से भी बाहर जा सकता है, यानी डी की वैल्यू और कम हो गई, ठीक है। और टाइम डी की वैल्यू अगर और कम हो गई तो बस डी की वैल्यू कम होने से क्या होगा, एच की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब पानी जल्दी निकलेगा तो सेटलमेंट जल्दी होगा। तो बस टाइम कम हो जाएगा सेम सेटलमेंट का, यानी सेटलमेंट जो होगा फाइनल वो 120 mm ही होगा, बस थोड़ी जल्दी हो जाएगा, उसे 3 साल नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है 6 मीटर थिक क्ले लेयर अंडरगोज 90% कंसोलिडेशन 4 टाइम्स फास्टर अंडर टू वे ड्रेनेज एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज, ठीक है। इन आइडेंटिकल क्ले लेयर ऑफ 15 मीटर थिकनेस टू वे ड्रेनेज विल बी फास्टर एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज बाई, ओके। तो मतलब टीवी की वैल्यू, ठीक है, 90% पे कुछ होगी, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें निकालना भी नहीं है। और इज इक्वल टू क्या होता है सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर, और तो यहाँ पे डी की जगह हम एच लिखेंगे, एच स्क्वायर, जो वन वे ड्रेनेज है, ये वन वे का है तो इसे हम 1 कर देते हैं, और इसे 1 नहीं करते हैं, ये वन वे ड्रेनेज का है, बस इसे याद रखना है हमें, ये वन वे ड्रेनेज का है, वन वे। और टी वी इज इक्वल टू सी वी टी,
ये 1 और ये 2 अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ पे डी जो होगा h/2 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही में 4 टाइम्स फास्टर था। जब क्ले का थिकनेस जो था कितना 6 मीटर था। ठीक है, तो 6 मीटर यहाँ रखेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये भी होगा 36। ओके, अब ये हमसे ये कह रहा है आइडेंटिकल क्ले लेयर जब 15 मीटर का होगा और सेम से जा रहा है, यानी कि एच दोनों बार तो कट ही जा रहा है, यही 4 बच रहा है, ये तो कांस्टेंट ही रह रहा है। तो यानी कि 4 टाइम्स फास्टर ही होगा, चाहे वो कितना भी थिकनेस ले ले। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम ड्रेनिंग बोथ टॉप एंड बॉटम, यानी कि बोथ साइड से वो ड्रेन कर रहा है। 50% कंसोलिडेशन जो है वो 16 साल में हासिल कर लेता है अप्लाइड लोड के केस में। इफ एडिशनल ड्रेनेज लेयर वेयर प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ द क्ले स्ट्रेटम 50% कंसोलिडेशन वुड अकर इन। तो मतलब पहले 16 साल में हो जाता था कंसोलिडेशन उसका 50%। अगर उस दोनों के बीच में, यानी कि अगर ये H है, अगर ये 2H मान लेते हैं, तो H लेयर पे अगर एक और ड्रेनेज कंडीशन हम ला देते हैं, तो फिर वो कितनी जल्दी सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये H हो जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा H। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीवी तो दोनों के लिए सेम होने वाला है, क्योंकि 50% कंसोलिडेशन ही होना है। तो CV अपॉन डी स्क्वायर यानी D1 स्क्वायर इंटू T1 इज इक्वल टू CV इंटू T2 अपॉन D2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV तो दोनों के लिए सेम है, काट देंगे इसे। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर इंटू 16। ठीक है, तो पहले जो D1 था, D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4H1, क्योंकि 2H था ना ये। D1 पहले क्या था 2H था, 2H, ये 4H हो जाएगा। ठीक है, 4H का स्क्वायर, सॉरी ये 4H का स्क्वायर हो जाएगा। और जो D है हमारा D2 वाला पार्ट है वो तो H है। ठीक है, तो ये H से H हम काट देंगे, H स्क्वायर था ये, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट जाएगा। तो ये बेसिकली 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगा, यानी कि जो काम पहले 16 साल में हो रहा था वो काम अब जल्दी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4 साल में। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है आइडेंटिकल सरचार्ज आर प्लेस्ड एट ग्राउंड सरफेस एट साइड्स एक्स एंड वाई विथ सॉइल कंडीशन सोन अलोंग साइड। ठीक है, वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड पे ही वाटर टेबल है दोनों केस में, साइड एक्स पे भी साइड वाई पे भी। द थिन सैंड लेयर एट वाई इज कंटिन्यूअस एंड फ्री ड्रेनिंग विथ अ वेरी लार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटी। If primary consolidation at X is estimated to complete in 36 months, what would be the corresponding time for completion of primary consolidation at V? तो अगर इस साइट पे 36 मंथ में अगर कंप्लीट हो जा रहा है कंसोलिडेशन, तो इस साइट पे कितने में होगा, हमसे बस ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, जब भी अगर किसी भी जो भी डेप्थ दिया हुआ है हमारे सॉइल के, उसके सेंटर में अगर हम कोई भी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, तो जो सेटलमेंट होने का जो रफ्तार होता है वो 4 गुना तेज हो जाता है। तो पहले अगर वो 36 मंथ्स में हो रहा था, तो ये 4 गुना तेज हो जाएगा, यानी कि अब 9 मंथ्स में ही सेटलमेंट हो जाएगा, जो कि वाई पे 9 मंथ में ही सेटलमेंट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ 20 मीटर थिक क्ले लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन अ सिल्ट सैंड लेयर एंड ए ग्रेवली सैंड लेयर। द लेयर एक्सपीरियंसेस 30 mm सेटलमेंट इन 22 ईयर्स। 30 mm सेटलमेंट हुआ उसमें कितने साल में, 2 साल में।
ठीक है। और फॉर्मूला दिया हुआ है हमें टीवी का, जब 60% से कम होगा और 60 से ज़्यादा होगा। अब टीवी इज द टाइम फैक्टर यूज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लेयर इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि CV की वैल्यू दी है हमें 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस ए टोटल 50 mm सेटलमेंट कितना, तो मतलब 50 mm सेटलमेंट जो होगा वो कितने टाइम में होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग तो टाइम फैक्टर निकाल लेंगे टीवी की वैल्यू, ठीक है। तो टीवी की वैल्यू क्या होती है, एक फार्मूला होता है CV T/d²। इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो CV की वैल्यू 0.03 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको पूरे कन्वर्ट कर देता हूँ मैं सीधे 2 इंटू 365 इंटू, अब सेकेंड्स को डे उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ईयर्स में, 0400 अपॉन 20/2 इंटू, क्योंकि 20/2 इंटू 100 का होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि 20 मीटर थिक लेयर था ना। तो टीवी की जो वैल्यू आएगी इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद, वो वैल्यू आती है 0.1892। अब इस टीवी की मदद से हम लोग यू की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा कितना, π/4 इंटू यू स्क्वायर। इससे हम यू की वैल्यू निकालेंगे टीवी की इक्वल करके, क्योंकि ये टीवी के बराबर होता है। तो इससे यू की जो वैल्यू आती है हमारी, वो आएगी 0.4908। अब यू होता क्या है, यू होता है इनिशियल जो कंसोलिडेशन होगा, यानी कि 30 अपॉन फाइनल जो उसका जितना वो कंसोलिडेट करेगा, यानी कि 0.4908। तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसका बाद वाला कंसोलिडेशन, यानी कि बाद वाला जो सेटलमेंट होगा उसका 30 mm के बाद वाला मैक्सिमम वाला, वो कितना हो जाएगा, जो सेटलमेंट डेल्टा एच मैक्स होगा वो कितना हो जाएगा। तो डेल्टा एच मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी हमें, 61.12। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसे। तो अब ये हमें पता चल गया कि उसमें टोटल सेटलमेंट जो होगा या फिर टोटल कंसोलिडेशन जो होगा वो कितना होगा, 61.12 mm, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पता करना होगा कि 50%, जब 50 mm सेटलमेंट होगा उसके लिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन उसका क्या होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा 50 अपॉन मैक्सिमम 61.12 इंटू 100। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 81.8% आता है। तो अब हमें नीचे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए टीवी का। तो टीवी जब हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे सब कुछ पुट करके, तो ये 0.683 इतना आता है। अब जो है, अब हमें उसमें 2 साल वाले में यहाँ पे 2 वे ड्रेनेज दिया हुआ है, यानी कि डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा D/2, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमको टीवी की वैल्यू क्या होती है, CV T/d²। तो डी की वैल्यू तो D/2 है। अब यहाँ से टीवी की वैल्यू हमें आ ही चुकी है। अब यहाँ से CV की वैल्यू हमें पता ही है। अब टी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 6.43 ईयर्स आती है। तो एडिशनल कितना साल और लगेगा उसको कंसोलिडेट करने में, 30 से 50 तक। तो वो कितना हो जाएगा, अब 2 साल लगा था 30 mm तक जाने में, तो 6.43 तक जाने में कितना साल और लगेगा, 4.43 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 4.43 इसका आंसर, क्योंकि नेक्स्ट पूछा है एडिशनल और कितना लगेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, A 3 meter thick clay layer is subjected to initial uniform pore pressure of 145 kPa as shown in the figure, okay। उसके बाद हमसे ये कह रहे हैं इनपरमिएबल है, यानी कि 1 वे ड्रेनेज है इस केस में। फॉर द गिवन ग्राउंड कंडीशन द टाइम इन डेज राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन वुड बी।
तो हमें स्क्वायर रूट मीन मेथड वाले से पता है कि टीवी अगर 90 के लिए हम निकालते हैं तो टीवी 90 के लिए जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 0.85, ठीक है। 848 होती है तो इसे 85 ले सकते हैं हम लोग। और टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। अब वन वे ड्रेनेज है तो 3 का तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.85 इज इक्वल्स टू सी वी की वैल्यू कितनी दी है, 3 इंटू 10⁻6 इंटू टी अपॉन 3 का स्क्वायर। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू जो आपको आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 1771, ये 1771 डेज आती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1771, तो आप इसे मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि पोर प्रेशर पैरामीटर्स जो होते हैं ए और बी, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ए ऑलवेज लाइज बिटवीन, ए के बारे में तो हमें पता ही नहीं होता, हमें एक ही कंडीशन पता होता है कि बी की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, यानी आर जो है हमेशा सही है। तो हम आर देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो इसी के साथ हमने कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी वाला पूरा जो टॉपिक था उस पर 29 ईयर के सारे गेट क्वेश्चन कर लिए। आपको अगर मेरा काम ये अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।